नमस्कार मित्रों। आज से हम लोग जैवमंडल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। पहला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन जो है इसके लेखक हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन के सिद्धांत प्रजाति के क्रमिक प्रागामी विकास के संकल्पना से संबंधित है। ज्ञात है कि डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेगास ने इस विषय के साथ साथ अपने शोध प्रबंधों को प्रस्तुत किया था। डार्विन ने प्राकृतिक चयन योग्यतम की उत्तरजीविता द्वारा प्रजातियों के उद्भव और विकास को बताया था। विश्व को जंतु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रथम प्रयास AR वेलास ने 1876 में किया था। ये देखिए, ये प्रश्न है, ये जो है क्रम लगाना है इनका। क्योटो प्रोटोकॉल और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और COP कोप जो है 21 और IPCC रिपोर्ट जो है ये कब आई थी? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में था और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में था। और ये जो IPCC रिपोर्ट है और ये जो है कई बार आई है। तो इस प्रश्न के अगर क्रम में रखा जाए तो उसी के अनुसार इसका आंसर होगा। तो कोप जो है, जो 21 कोप है, ये तो सब बाद ही में हुए है, ये पृथ्वी सम्मेलन और इनसे सबसे बाद में। तो इसका जो क्रम आएगा, देखिए जो है, सबसे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो C हो जाएगा। फिर ये B ले लीजिए और फिर D और A ले लीजिए, क्योंकि सबसे बाद में तो 21 जो हुआ था वो हुआ था। जलवायु, तो इसका आंसर हो जाएगा CBDA। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन और सम्मेलनों का रिपोर्ट का क्रम जो है ये दिया गया है इसमें। इसमें देखिए, और इसमें प्रश्न आएंगे तो एक बार संक्षेप में जो है हम लोग देख लेते हैं जो ये विभिन्न सम्मेलन हैं। देखिए, सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है UNEP की जो है गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, और 5 जून जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यहीं से शुरू हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण है ये 4-5 सम्मेलन आपको बता दे रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, और उसके बाद रियो डी जेनेरो जो है में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें सतत विकास को लेकर के एजेंडा 21 से को जो है समझौता हुआ था, और यहीं पर UNFCCC का भी गठन हुआ था। और इसे जैसे कोप का हुआ था, इसे माना जाता है कोप का गठन हुआ था। और कोप प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो बर्लिन में हुआ था। और न्यूयॉर्क में 1997 में पृथ्वी +5 सम्मेलन हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 पर सहमति बनी थी। तो ये दो चीज़ हम बहुत याद रखिए। और क्योटो में जो सम्मेलन हुआ था 1997 में, वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, जो है जो ग्रीन गैसों के उत्सर्जन से। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन और एक कार्टेजेना। मॉन्ट्रियल जो है ओजोन से संबंधित जो है था सम्मेलन 1987 में। ओजोन गैसों के क्षरण को रोकने के लिए उनके जो गैसें होती हैं जिम्मेदार, उनको जो है कम करने के लिए। और कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है, ये कोलंबिया में है शायद कार्टेजेना। ये कार्टेजेना अगर आएगा तो ये जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन है। तो ये 5-6 सम्मेलन जो है आप मोटा मोटा याद रखिए, जो अक्सर पूछा जाता है। और इसका कब हुआ था ये भी। तो अब देखिए देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया तीसरा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की परिकल्पना को निम्नलिखित में किसने चुनौती दी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की परिकल्पना को जो जो पुस्तक थी उनको जो है किसने, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, D वैराज ने जो है चुनौती दी। पारिस्थितिक तंत्र में चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रजातियों का उद्भव प्राकृतिक चयन तथा अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इसके विपरीत प्रजातियों का प्रागामी उद्भव, डी बैरोज ने प्रजातियों के उद्भव के लिए स्वतः प्रेरित अनायास विकास परिवर्तन अर्थात गुण परिवर्तन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। कुछ लोगों ने प्रजनन पृथक्करण को भी प्रजातियों की उद्भवन की एक प्रक्रिया माना था। ये जो है
जो डार्विन की परिकल्पना थी उसके विरोध में इन्होंने जो है अपना बताया था। ये स्वतः प्रेरित खुद विकास परिकल्पना है इनकी, डी बैरोज की। चौथा प्रश्न देखते हैं अब, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता जो है 1997 का क्या परिणाम था? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जन जो है 5.2% कटौती का था, ये सही है। समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकता, ये गलत है। और ये प्रोटोकॉल 1997 से प्रभावी होना था, ये भी गलत है, क्योंकि 97 में समझौता हुआ था, इसे 1999 से प्रभावी होना था, तो ये सही है। हालांकि जो है ये बाद में हुआ था। देखिए पढ़ लेते हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार्टियों हेतु प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया। यह प्रोटोकॉल 1999 से प्रभावी होना था, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 से क्रियाशील हुआ। ये जो है 99 से प्रभावी होना था, लेकिन जो है 16 फरवरी 2005 को क्रियाशील हुआ। और क्योटो प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम को मारेकस मोरक्को 2001 के कोप 7 में अपनाया गया, अतः इसे मारेकस समझौता भी कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एनेक्स 1 देशों को 2008 से 2012 के बीच अपने हरित गृह गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करनी थी। ये इसमें कई फैक्ट हो गए, इसे आप लोग याद कर लीजिए। वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो तो 1997 में हुआ था, ये आ चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल देखिए फिर से वही आया है। किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए थे? ये दोहा में स्वीकार किए गए इसके संशोधनों को, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोहा में संशोधन स्वीकार किया गया और ये 16 फरवरी 2005 से ये क्रियाशील हुआ। अब निम्नलिखित में से हरित गृह गैसों को समाप्त करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है? तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल। अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्रम लगाना है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए सम्मेलनों, प्रोटोकॉलों, समझौते से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कालन क्रम जो है समूह सही है? तो देखिए जो है इसमें एजेंडा 21 जो है ये 92 में हुआ था रियो डी जेनेरो में। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में हुआ था। और पेरिस समझौता UNFCCC दलों का स्कोप 10वां सम्मेलन। तो देखिए सबसे पहले जो काला 21 है, एजेंडा 21 हो जाएगा, फिर क्योटो प्रोटोकॉल होगा। एजेंडा 21 हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, UNFCCC के दलों का 10वां सम्मेलन हो गया, पेरिस समझौता हो गया। ये सी जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए ये रियो डी जेनेरो में 92 में जो पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, इसे अर्थ समिट कहा जाता है। इस सम्मेलन में टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यवाही योजना, जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है, स्वीकृत किया गया। इस सम्मेलन में विकसित और विकासशील 154 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो क्रमशः तापमान नियंत्रण, वनीय संरक्षण, जैव विविधता, टिकाऊ विकास से संबंधित थे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 92 में, तो ये रियो डी जेनेरो हो जाएगा। एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो में किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? ये 1986 हो गया। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम ग्लोबल वार्मिंग के अनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? जो वर्षा होती है, अगर ग्लोबल वार्मिंग अधिक, जितने ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी वर्षा उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो वर्षा स्थिर नहीं होगी बल्कि जो है वो वृद्धि होगी। तो ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। रामसर जो था वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। और ये जो है रामसर 1971 में, भारत में 49 आर्द्र भूमियाँ हैं। और
ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता का प्रतिफल है जो कहाँ पे हुआ था। ओजोन मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय इसका इसका जो आयोजन किया गया था वो वियना में किया गया था। देखिए ओजोन परत की संरक्षण हेतु 1985 में वियना में कन्वेंशन में जो ओजोन संरक्षण के पदार्थों पर प्रथम सार्थक प्रयास था, तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए। वियना में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 87 में हुआ था, 87 में, 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण से प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो वियना में आयोजित हुआ था। ओजोन परत की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर वियना कन्वेंशन जो 85 में अपनाया गया एवं 88 में कार्यविधि में आया। यह बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता जो वैश्विक ओजोन परत की सुरक्षा हेतु प्रयास के लिए इसने फ्रेमवर्क काम किया। 2009 में वियना कन्वेंशन सार्वभौमिक सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बना। हालांकि वियना कन्वेंशन की तरह अंतर्गत सीएफसी के उपयोग में कमी लाने हेतु किसी की कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसकी जगह दी गई। पृथ्वी और उसके पर्यावरण संरक्षण में ये +5 समिट, पृथ्वी +5 समिट जो बताया मैंने शुरुआत में, वो न्यूयॉर्क में हुआ था जो 1997 में न्यूयॉर्क, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा गया इसे, न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किसको हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1972 में, तो याद कर लीजिए 1972 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ 1972 में किया गया। जून 1992 में ये सब आ चुका है। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 72 में, वन्य जीव संरक्षण। अब ये देखिए ये पूछे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जो है जून को हो जाएगा। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को हो जाएगा। विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर, 16 को जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। जल्दी जल्दी करते हैं। 19वां प्रश्न है, मिनीमाता जो पर्यावरण अवनयन से संबंधित था, ये तो मिनीमाता जो घटना हुई थी वो जल प्रदूषण था जिसमें पारा का उत्सर्जन हुआ था। ये मिनीमाता नामक बीमारी पारा के जल में घुलने से हुई थी। जल में जो है पारा चला गया था, उसके कारण मिनीमाता बीमारी हुई थी जापान में। ये मछलियों को अपने प्रभाव में ले लिया था, मछलियों को खाने से मनुष्यों को जो है ये हुआ था। निम्नलिखित किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है? ये फैक्ट है, इसे याद कर लीजिए। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। निम्नलिखित में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है? तो एजेंडा 21 कहाँ हुआ था? 92 में रियो सम्मेलन में, रियो डी जेनेरो, जून ये हुआ था। यूएन सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की? ये देखिए फैक्ट पूछा है, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता किसने की है? तो ये मैरिस एफ स्ट्रॉन्ग ने की थी। मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग, मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग ने की थी। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन बार बार ये सब आएगा तो एकदम याद हो जाता है। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसे 2002 का कहता है। और कभी कहीं कहीं पे जो है जैसे +5 जो न्यूयॉर्क वाला हुआ था उसको भी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कह दिया जाता है। 22 के बाद 23वां जो है देखिए ये भी वही फिर से क्वेश्चन आया है। वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है। अभी देखिए भुज का जो भूकंप आया था वो 2001 में आया था। और जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सैंडी तूफान 2012 को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ
था जब ये राजीव गांधी की सरकार थी इसमें 1986 में। 25 के बाद 26 विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो गया। ये भी आसान है, अब जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। डार्विन के प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है आ, सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए, अनुकूलन, योग्यतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक चयन, ये सब क्या है, डार्विन के सिद्धांत से संबंधित है। आकस्मिक प्रजाति का उद्भवन ये नहीं है, ये जो है आकस्मिक नहीं है। इनमें से कौन सा एक ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? तो ओजोन का जो क्षरण के लिए बताया मैंने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए, इसमें एक है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मोलिना एवं रोलैंड ने पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन को करने वाले मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरो सीएफसी का जो है संचयन, ये जानकारी सबसे पहले मोल मोलिना और रोलैंड ने दिया था। ये भी फैक्ट याद रखिए, मोलिना और रोलैंड। और जो ओजोन छिद्र का पता लगाया था ये जोसेफ फोरमैन है। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रक्षालन के कारण होती है। 29 का बी। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये नॉर्मन मायर ने किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट सबसे पहले नॉर्मन मायर ने किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर ने किया था। जैव विविधता शब्दावली का प्रयोग W.J. रोजेन ने 1986 में किया था। देखिए, रोजेन ने शब्दावली का प्रयोग किया था और हॉटस्पॉट का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर ने किया था। और रोजेन ने सबसे पहले शब्दावली का प्रयोग किया था। रोजेन शब्दावली का प्रयोग किया था और जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रयोग सर्वप्रथम मायर ने किया था। और जैव विविधता शब्दावली का रोजेन। निम्नलिखित देशों में किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति उत्सर्जन सबसे कम है? तो इसमें देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम भारत का है। निम्नलिखित किस जीव वैज्ञानिकों ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन करणियों के बारे में बताया था? तो ये सी एल्टन ने बताया था, एक से अधिक श्रृंखला। 1927 में सी एल्टन ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया था। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना पहली बार 1907 में अफ्रीकी और अरब वैज्ञानिक दार्शनिक अल जाहिज ने 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था। ये याद रखिए, सी एल्टन, जीआईसी में पूछा है तो ये कहीं पूछा जा सकता है। सी एल्टन भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया था। ये देखिए पूछा है प्रश्न 33 जो है, प्राणी भौगोलिक प्रदेश और प्रदेश में मिलाना है। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा जैसे पूरा आर्कटिक प्रदेश और नूतन आर्कटिक प्रदेश। तो पूरा आर्कटिक प्रदेश हो जाएगा ये यूरोप और उत्तरी एशिया पूरा हो जाएगा। नूतन आर्कटिक प्रदेश हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। और देखिए, इसमें विकल्प किया गया नवनिर्वृत्त प्रदेश और प्राच्य प्रदेश। और प्राच्य प्रदेश जो है हो जाएगा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया। प्राच्य प्रदेश जो हो जाएगा, हाँ, प्राच्य प्रदेश ये हो जाएगा। और नवानिवृत्तीय ये जो है दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। पूरा आर्कटिक प्रदेश जो है देखिए उत्तरी एशिया, यूरोप और नूतन जो है अमेरिका हो जाएगा। ये अमेरिका नया बसा है तो ये नूतन हो जाएगा। पूरा जो है यूरोप है तो यूरोप हो जाएगा। और प्राच्य प्रदेश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है। और नवायन तृतीय प्रदेश ये दक्षिण अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना? इस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना? तो ये जो है याद कर लीजिए, शिकागो पीठ ने माना था। और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि प्रवक्ता 2013 में पूछा गया है। शिकागो पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है। शिकागो पीठ ने।
निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? ये कैंडोल महोदय हैं। भी इम्पोर्टेंट है, स्थानिक पादप संकल्पना का प्रतिपादन कैंडोल महोदय ने किया था। निम्नलिखित में किसने द्वीप जय भूगोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो द्वीप जय भूगोल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो जो है आर्थर और ई विल्सन है। ये भी फैक्ट है, याद करिए। आर्थर और ई विल्सन ने जो है का प्रतिपादन किया था द्वीप जय भूगोल का। द्वीप जय भूगोल का इम्पोर्टेंट है ये, आर्थर और विल्सन ने। यूनाइटेड स्टेट्स में वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव, स्टॉकहोम सम्मेलन, आईपीसीसी की चौथी आकलन रिपोर्ट और रियो सम्मेलन। देखिए रियो सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ था और आईपीसीसी की चौथी जो रिपोर्ट आई थी वो देखिए वो शायद जो है 2007 में आई थी। हाँ, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव स्टॉकहोम, स्टॉकहोम 72 कर दीजिए और इसको 92 कर दीजिए तो हो जाएगा डी का दो और स्टॉकहोम जो है बी का तीन और ए का 4 हो जाएगा। 2009 में आया था इस, और आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है वो आई थी 2007 में। बी का 1। ये जो है इसकी कई रिपोर्ट आई है। देखिए चौथी रिपोर्ट 2007 में आई थी, रियो सम्मेलन 92 में हुआ ही था, स्टॉकहोम जो है स्वीडन में 72 और यूनाइटेड स्टेट में वैश्विक जलवायु प्रभाव 2009। अब ये पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना से संबंधित क्वेश्चन है। शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है। ये है राजनीतिक परिस्थितिकी। एक हो गया शक्ति संरचना और दूसरा पर्यावरण और आर्थिक असमानता। एक हो गया राजनीति और दूसरी हो गई परिस्थितिकी, हो गया राजनीतिक परिस्थितिकी। ये पढ़ लेते हैं। राजनीतिक परिस्थिति शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को दर्शाता है। राजनीतिक परिस्थिति पर्यावरण मुद्दों और परिवर्तनों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के बीच संबंधों का अध्ययन है। राजनीतिक परिस्थिति मुद्दों और घटनाओं का राजनीतिकरण करके इसे गैर राजनीतिक परिस्थितिक अध्ययन से अलग करता है। इस विचारधारा के प्रवर्तकों ने राजनीतिक भूगोल से मानव तथा मानव समुदाय के अध्ययन को महत्व प्रदान किया एवं क्षेत्र को गौण स्थान दिया। राज्य की प्रगति एवं विकास का मुख्य आधार संसाधन होते हैं। इनके सहयोग से मानव समुदाय विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से राज्य की प्रगति में सहायक होते हैं। इस विचारधारा के विचारकों का मत है कि राज्य आर्थिक संसाधनों से संबंधित नियम बनाता है, नवीन संसाधनों की खोज करता है, उपयोगिता के आधार पर कृषि, खनिज, उद्योग आदि का विकास करता है। राजनीतिक परिस्थितिकी। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हैकेल ने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। गहन परिस्थितिकी जो है अर्नेस्ट नेस और मानव परिस्थितिकी बैरोज और पारिस्थितिकी पिरामिड जो है चार्ल्स एल्टन ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो ये हैकेल ने किया था। संपोषीय विकास की अवधारणा किस वर्ष प्रकाश में आई? तो ये जो है एजेंडा 21 जो है 1992 में जो एजेंडा 21 था, इसी के माध्यम से ये जो है संवहनीय विकास की धारणा प्रकाश में आई। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग किए थे वो ट्रांसले महोदय ने किया था। ट्रांसले ने 1935 में किया था। अब ये देखिए प्रश्न संख्या 43।
पारिस्थितिकी नि, निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्पर्धी आवर्जन कानून कहता है कि कोई भी दो प्रजाति समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही प्रयास में समान संसाधनों के लिए बहुत समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। दूसरा है, कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियों विशिष्ट तथा व्यापक परिस्थिति निकेत ग्रहण करती हैं। तो पहला दूसरा सही है। और ये तीसरा, पारिस्थितिकी निकेत जनसंख्या संसाधन पर प्रभावित नहीं करता, तो ये प्रभावित करता है। देखिए, जो निकेत या नीचे जो होता है, ये अगर जैसे दो जीव हैं तो उनका एक विशिष्ट क्षेत्र होता है और उसमें दूसरा कोई अगर जीव आता है तो उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसमें एक समाप्त हो जाता है। तो जो जीत जाता है, या ये दूसरा स्टेटमेंट यही है, अधिक प्रभावी जो जात प्रजाति है वही वहाँ पे निवास करती है। जैसे शेर का अलग एरिया है और उसका चीता का अलग एरिया है, इनमें जो है एक साथ जो है एक क्षेत्र में निवास नहीं करते। पारिस्थितिकी निकेत शब्द जो है सर्वप्रथम देखिए जोसेफ ग्रीनल ने दिया था, इसको याद कर लीजिए। सूक्ष्म आवास का वर्णन करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। स्पर्धी आवर्जन कानून कहता है कि कोई भी दो प्रजातियां समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी, मतलब एक ही जो है इन्वायरमेंट में या एक ही जो सीमित क्षेत्र है उसमें नहीं रहती हैं। एक ही परिवेश में समान संसाधनों के लिए बहुत समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। या तो एक कोई भाग जाएगा, नहीं तो दूसरा कोई लड़ाई करेगा, दोनों में से तो एक ही बचेगा। कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियां विस्तृत तथा व्यापक पारिस्थितिकी निकेत ग्रहण करती हैं। पारिस्थितिकी निकेत वह स्थान विशेष है जहां जीव अपने जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। यह पर्यावरण उसके विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलन, शरीर क्रियात्मक, समायोजनी तथा विकसित व्यवहार परक प्रतिरूपों से निर्धारित होता है। मतलब वहाँ समायोजन के पर्यावरण के अनुकूल जो है होता है उसका क्षेत्र। पारिस्थितिकी निकेत किसका संकेत करता है? ये पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीवों की कार्यात्मक भूमिका जो है इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीवों की कार्यात्मक भूमिका जो है पारिस्थितिकी निकेत कहलाती है। पारिस्थितिकी निकेत पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका का संकेत करते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समझ जीव और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 45, खुले और विभिन्न आकार प्रकारों अपेक्षाकृत स्थिर समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र की बात बता रहे हैं, तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। की बार बार चर्चा हो चुकी। पारिस्थितिकी तंत्र जो है सर्वप्रथम टांसले महोदय ने 1935 में का विचार दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन और बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए, ये एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका एक स्थानिक घटक है। यह एक संवृत्त तंत्र है, तो ये जो है संवृत्ति नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है। ये जो है गलत है, समृद्ध मतलब क्लोज्ड होता है, ये गलत हो जाएगा। ओपन होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ये देखिए, ये सब चीज़ें सही है। ये खुला तंत्र है, इसमें जो है सतत निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता जिसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। जैविक समुदायों तथा जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। सही है। इस प्रकार के अध्ययन की इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, लेकिन जो है ये इसकी व्याख्या नहीं करता। दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, तो ये कथन जो है बी हो जाएगा इसका आंसर। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है?
तो अजैविक और जैविक तत्वों के पारस्परिक संबंधों का, उनके कार्यात्मक व्यवहार का, इनका सबका अध्ययन किया जाता है। एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से दूसरे में मिलते हैं, जैसे एक संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोटोन। जहाँ एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं, इकोटोन कहलाते हैं। पारसिक तंत्र शब्दावली सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दो व्यायामों के मिलन के क्षेत्र के लिए सही है? देखिए वही इकोटोन वाला क्या आया है, इसको हिंदी में प्रतितान कहते हैं। 51 देखते हैं, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है? तो देखिए जैव विविधता वहाँ होगी जहाँ वर्षा और तापमान दोनों अधिक हो। तो जो है ऐसा क्षेत्र देखिए साइबेरिया नहीं है, साइबेरिया क्योंकि बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, तो यहाँ जैव विविधता नहीं मिलेगी। जैव विविधता के लिए क्या होना चाहिए? तापमान भी अधिक हो और वर्षा भी अधिक हो, आर्द्रता भी। इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। विषुवतरेखीय क्षेत्र में तापमान और वर्षा दोनों अधिक पाई जाती है, लेकिन वहाँ सूक्ष्म जीवी या माइक्रो बैक्टीरिया एक्टिविटी होने के कारण जो है वो जैव विविधता कम हो जाती है, क्योंकि वो कई वनस्पतियों को खा जाते हैं। इसलिए वहाँ जैव विविधता विषुवतरेखीय क्षेत्र में ना होकर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता इसीलिए अधिक होती है। साइबेरिया में तापमान कम होता है तो यहाँ जैव विविधता नहीं होता है, इसीलिए कम होगा। बाकी देखिए सुंडा लैंड और मध्य चिली ये सब क्षेत्र जो है गर्म है, तो यहाँ जैव विविधता पाया जाएगा। ये देखिए ये है मिलाने के लिए पारिस्थितिकी, नीचे अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये जो है ग्रीनले है, और गहन पारिस्थितिकी जो है ये नेस है, ग्रीनले, और पारिस्थितिकी जो है हैकल है, और ये इथोलॉजी ये हेलेयर का है, ये नया आया है इथोलॉजी, तो याद कर लीजिए। तो पारिस्थितिकी नीचे जो है ग्रीनले हो गया, और गहन पारिस्थितिकी एनेस हो गया, इथोलॉजी आईजी सेंट हेलेयर है, और पारिस्थितिकी ई हैकल है। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण रहेगा तभी जो है संतुलन जो है बना रहेगा। जीव जंतुओं की नवीन प्रजातियों के बाद नए प्रजाति अगर आएंगे तो उनका जो है तंत्र जो है बिगड़ जाएगा। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होगा तो वो भी जो है असंतुलन हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? इसमें टांसले, अर्नेस्ट हैकल, मैल्कॉम फ्रेशर और ई.ओ. विल्सन। देखिए इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से ई.ओ. विल्सन होगा। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ई रोजेन ने 1986 में किया था, ई रोजेन। और आगे चलकर विल्सन ने जो है इसको विश्व भर में व्यापक प्रचार प्रसार किया था। तो रोजेन याद रखिए और विल्सन जैव विविधता के लिए। पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। पारिस्थितिकी विकास की जो है संतुलित पारिस्थितिकी विकास, समन्वित पारिस्थितिकी विकास, सतत पारिस्थितिकी विकास। तो ये विकल्प से ही लग रहा है कि इसमें सभी होगा। झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल ठीक है। यह सीमित आकार का जलाशय है, ये भी सही है। तो झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि यह सीमित आकार का जलाशय है। ये व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक और दो सही है और एक दूसरी व्याख्या नहीं कर, मतलब बी सही हो जाएगा। 56 57 देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? मानव निर्मित, घास का मैदान नहीं है, शस्य भूमि जो है मानव निर्मित हो जाएगा, ये मानव निर्मित हो जाएगा। वन और ये सब तो जो है प्राकृतिक है। जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। बर्नार्डस्की ने को सबसे पहले प्रयोग किया था जीवमंडल। जीवमंडल जो है बर्नार्डस्की, बर्नार्डस्की।
कौन सा सुमेलित नहीं है? समस्थितिकी प्रणाली, परिस्थिति की स्थिरता बनाए रखने हेतु परितंत्र में होने वाले किसी परिवर्तन का प्रतिसंतुलन स्थापित करने हेतु प्राकृतिक परितंत्रों में अंतर्निहित स्वनियमन प्रणाली। सही है। परिस्थितिकी जैव समुदाय के बीच में जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन, ये भी सही है। निवल प्राथमिक उत्पादन, पोषक स्तर, एक संग्रहित ऊर्जा और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, ये भी सही है। गंभीर पारिस्थितिकी में निक्रदिकवादी दृष्टिकोण आधारित पर्यावरणवाद, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गंभीर जो पारिस्थितिकी होती है, देखिए नेस ने जो है बताया था, इसका अर्थ होता है कि मानव भी पृथ्वी का भाग है, और पृथ्वी पर अगर कोई परिवर्तन होता है तो मानव भी उससे प्रभावित होगा। यही जो है अर्नेस्ट नेस ने जो है बताया था, ये नॉर्वे के थे। किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? ये होती है वहन क्षमता। वहन क्षमता 60 का बी। किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या वहन क्षमता कहलाती है। वहन क्षमता एक जैविक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार है, जिसे भोजन, आवास, पानी और उपलब्ध अन्य संसाधनों को देखते हुए उस विशिष्ट वातावरण द्वारा बनाए रखा जा सकता है। वहन क्षमता को पर्यावरण के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है। सतत विकास में कितने उद्देश्य और लक्ष्य हैं? तो 17 और 169 हैं। 17 और 169, 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य। शुद्ध रूप से फैक्ट का क्वेश्चन है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 17 और 169 लक्ष्य जो है ऐतिहासिक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। इसकी बैठक 2015 में हुई, जिसे 193 देशों ने अनुमोदन किया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। भारत में डाक परियोजना टाइगर जो है 1973 में प्रारंभ की गई। बाघ परियोजनाओं को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो इसमें सभी देखने से सही प्रतीत होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जैव विविधता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, विल्सन और रोजर, रोजन या रोजर, इन्होंने जो है शब्द दिया था और इन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार किया था, विल्सन ने। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक है, और उसके बाद क्या है? पर्यावरण और उन संबंध। सांस्कृतिक और पर्यावरण हो जाएगा ये परितंत्र, सांस्कृतिक परितंत्र, सांस्कृतिक परितंत्र। सांस्कृतिक समूहों प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को व्यक्त करने के लिए सांस्कृतिक परितंत्र का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक परितंत्र का निर्माण मानव अपने कला कौशल के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए करता है। अब ये देखिए, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल, पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये हचिंसन का है। पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन हचिंसन का है। मानव मानव पारिस्थितिकी शब्द के रूप में किसने दिया था? तो ये बैरोज ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैरोज ने मानव पारिस्थितिकी। NEERI, NEERI, ये पर्यावरण से संबंधित है और ये नागपुर में का जो है मुख्यालय है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ये जो है नागपुर में है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
यह भूतल पर एक सुरक्षित क्षेत्र धारण करता है। यह एक संवृत संवृत तंत्र नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। तो यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये इसमें मापक आयाम नहीं होता, इसमें मापक आयाम होता है, तो इसमें 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, डी। कौन पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता? पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता चाहिए, अगर सब कुछ संतुलन में होना चाहिए, चाहे विविधता संतुलन में रहे, सब कुछ। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन बिल्कुल सही है। ऊर्जा में निवेश और निर्गम में संतुलन ठीक है। विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र सुचारू रूप से कार्यशीलता, मतलब इसमें भी संतुलन, इसमें भी संतुलन, इसमें भी संतुलन। मानव जनसंख्या वृद्धि जैसे ज़्यादा होगी तो वो पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिक संसाधनों के संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में सही है? पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, विदोहन तो नहीं सही है। प्राकृतिक संसाधनों का तर्क संगत विदोहन तथा विकास, तो यही सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है ऊर्जा प्रवाह। कहीं कहीं पे जो है ये खाद्य श्रृंखला या का जो है होता है खाद्य प्रवाह, लेकिन ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में। तो ये जो है हो गया 71वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? इकोक्लाइन जैविक समुदाय खासकर वनस्पति के परिवर्तन के ढाल को प्रदर्शित करती है। इकोक्लाइन इकोक्लाइन प्रौढ़ परिस्थिति की ढाल को प्रदर्शित करती है। इकोक्लाइन समान पारिस्थितिक संसाधनों के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करती है। इकोक्लाइन प्लास्टिक जलवायु को प्रदर्शित करती है। तो ये जो है ये इकोक्लाइन जो होता है ये वनस्पति के ढाल को परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो इसका शायद 71 का ए होना चाहिए। ठीक है। वनस्पति की प्रवणता को इकोक्लाइन कहते हैं। वनस्पति की इस प्रवणता के सहारे पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के साथ विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की वनस्पतियों में क्रमशः परिवर्तन होता जाता है। इकोक्लाइन इकोक्लाइन से याद कर लीजिए, ये वनस्पतियों की प्रवणता मतलब वनस्पति किस प्रकार चेंज हो रहे हैं। हाल जैसे ताप प्रवणता होता है, दाब प्रवणता होता है, उसी तरह वनस्पति की प्रवणता, तब इकोक्लाइन। विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आसान है। निम्नलिखित से कौन पारिस्थितिकी की सही परिभाषा है? पारिस्थितिकी मानव पर्यावरण संबंध, पारिस्थितिकी मानव पर्यावरण प्रबंधन, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो एक तरफ जैविक अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य तथा दूसरी तरफ जैविक घटकों के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। ये पढ़ने से ही लग जा रहा है कि इसका आंसर सी होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं? तो देखिए यहाँ ये संवृत, जहाँ जैसे संवृत हो गया मतलब क्लोज्ड, क्लोज्ड नहीं होता, ये ओपन होता है, तुरंत ही ये कथन गलत हो जाएगा। जैविक विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है। तो देखिए हिमालय में है, पश्चिमी घाट में है, उत्तर पूर्वी, विंध्यन से नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन। 75 का डी हो जाएगा, विंध्यन। ये कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी पश्चिमी हिमालय है। पूर्वी पश्चिम हिमालय एक हो गया। म्यांमार भारत की सीमा, टुंडा लैंड, ये सर्वप्रथम प्रयोग नारम मायर्स ने किया था। ये हो गया 76 जो। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पश्चिमी घाट है ही, उत्तर पूर्वी प्रदेश है, हिमालय प्रदेश है, सुंदरबन नहीं है।
निम्नलिखित में कौन से पारिस्थितिकी कर्मकता नीचे कर्म का जो है से संबंधित है? तो हम शुरुआत में ही व्याख्या किए हम लोगों ने 43 क्वेश्चन में। जो नीचे होता है वो दो जीवों या प्रजातियों में जो है प्रतिस्पर्धा होती है, तो उनका जो है एक क्षेत्र नियत होता है। या तो कोई जीव अगर वहाँ आया है तो प्रतिस्पर्धा करेगा, तो जीत जाए तो ठीक है, नहीं तो वो वापस चला जाएगा यहाँ से। मतलब एक ही जीव वहाँ सरवाइव कर सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 77। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा और निष्कासन का नियम, ये जो है नीचे का है। 78 अब देखते हैं। 78 सम परिस्थितिकी के बारे में कौन सा कथन सही है? सम परिस्थितिकी यह व्यक्तिक जातियों का व्यक्तिक जातियों का उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन है। यह जीव समुदाय के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह अनिवार्यतः आवास पारिस्थितिकी है। यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी। ये जो सम परिस्थितिकी है, जैसे सम आ जाए तो ये जो है क्या है? अंतः संबंध का अध्ययन है। जीव समुदाय का अंतः संबंध का अध्ययन है। अंतः संबंध का अध्ययन सम पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जीव और अजीव है। और पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या लेता है? तो वो नीचे अभी हम लोगों ने इसकी व्याख्या किया। और 80 81 देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको भी शुरुआत हम लोगों ने देखा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? ये जो है ओजोन क्षरण से है। और जो क्योटो है वो ग्रीन हाउस गैस से है। और रियो डी जेनेरो में 1992 को प्रथम सम्मेलन हुआ था। प्रथम सम्मेलन था जिसमें एजेंडा 21 जो है बनाया गया संवहनीय विकास के लिए। ये सब बार बार आ चुका है। निम्नलिखित से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखिए यहाँ खाद्य श्रृंखला दिया है, लेकिन ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा आंसर सही होगा। ऊर्जा प्रवाह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसी पारिस्थितिक तंत्र में। अगर ऊर्जा प्रवाह ऑप्शन न होता तो खाद्य श्रृंखला हो जाता। निम्नलिखित में से किस अवधारणा में निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन TBL का शब्द परिभाषित किया गया है? तो ये संवहनीयता में है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ट्रिपल बॉटम लाइन परिभाषित किया गया था संवहनीयता में। सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन संवहनीयता शब्द परिभाषित करता है निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेश तथा वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। अतः गोल्ड ने इस प्रश्न पर विचार किया कि निर्णय लेने पहले ही प्रतिवेश का स्पष्ट खाका दिमाग में बन जाना चाहिए। ये ट्रिपल बॉटम लाइन जो है संवहनीयता से संबंधित है। पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? जो होता है वो टांसले ने जो है इसको किया था। जो पारिस्थितिकी पॉलीक्लाइमैक्स जो है 1935 में टांसले ने प्रतिपादित किया। AG टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा बताया था। इन्होंने ही पॉलीक्लाइमैक्स को भी बताया था, टांसले ने। हो गया 84। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैवमंडल में जो है कौन कौन से प्रश्न हैं, इसमें कुछ प्रश्न कर लेते हैं क्योंकि इसमें लगभग 300 प्रश्न हैं, तो हम 2 वीडियो में सोचना समाप्त कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता? तो ऊर्जा नहीं होती, पुनः चक्रित नहीं होती है ऊर्जा। ये सब तो जो है नाइट्रोजन, जल और ये सब कार्बन जो पोषक तत्व हैं, ये सब सब पुनः चक्रित होते हैं, लेकिन ऊर्जा पुनः चक्रित नहीं होती है। पारिस्थितिक तंत्र या जैवमंडल में ऊर्जा पुनः चक्रित नहीं होती है। जैवमंडल में ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य होता है। जीवमंडल में सौरिक ऊर्जा का निवेश होता है। पुनः उसके तंत्र में संगठनों में ऊर्जा विभिन्न विधियों से निर्गम होता है। और जैवमंडल भू रसायन चक्र, जलीय चक्र, ये सब जो है चक्र होते हैं, लेकिन ऊर्जा चक्र नहीं होता। ऊर्जा एक दिशीय होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किस प्राणी जात समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है?
तो इसमें जो उभयचर हैं, स्थानिक प्रजाति में उभयचर सबसे अधिक है। स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत यह है, क्या है, उभयचर। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों में से ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के तो ये आधा आहार श्रृंखला है। आसान क्वेश्चन है। ये हो गया फिर 87, 7 के बाद 8। कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषम पोषी जंतुओं को निम्नलिखित में से किस 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर मृतोपजीवी, परजीवी और होलोजोइक, ये जो है 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मृतोपजीवी, परजीवी और होलोजोइक। कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषमजीवी जंतुओं को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और मृतोपजीवी, परजीवी और होलोजोइक। इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और उनके अपघटक द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया, ह्यूमस आदि आते हैं। अपघटकों की क्रिया मृतोपजीवी कवकों और जीवाणु द्वारा होती है। जीवमंडल में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? तो जीवमंडल में जैविक और अजैविक, जैविक, अच्छा, कार्बनिक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक जीवमंडल में। जीवमंडल की बात कर रहे हैं तो इसमें ये तीनों जो है घटक शामिल होगा। जीवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा और शैलयुक्त एक जीवनदानी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों, जंतुओं जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। ये 3 प्रमुख घटक हैं: कार्बनिक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए निवल प्राथमिक उत्पादक होता है। तो ये जो होता है, इसमें जो सकल प्राथमिक उत्पादन होता है उसमें श्वास के माध्यम से नष्ट की गई ऊर्जा को घटा लिया जाता है। तो नेट जो है NPP जो है मिलता है। केवल प्राथमिक उत्पादन में जो श्वास वाली ऊर्जा नष्ट होती है तो घटा लिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। 90 हो गया। 91 देखते हैं। निम्नलिखित जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है वह है, क्या है? तो जलवायु कारक में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे सबसे कम प्रभाव, देखिए, तापमान सबसे ज़्यादा है, सूर्य की स्थिति सबसे ज़्यादा है, जल भी जो है महत्वपूर्ण होता है, पवन भी होता है, लेकिन पवन पौधों के हिसाब से कम महत्वपूर्ण है। होता तो है ही, लेकिन जो है कम महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन के हिसाब से।